हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 61 और जिसमें हम देखेंगे जो सतीश चंद्र के बुक में क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर 2 था, उसका पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी शिवाजी और औरंगजेब के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो पार्ट 2 है इसमें कम्प्लीटली शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह से शिवाजी जो आगरा से निकलकर औरंगजेब की जेल से निकलकर आ जाते हैं और यहाँ से 2 साल 3 साल के अंदर वो खुद का एक बहुत बड़ी साम्राज्य शुरू करते हैं। एक राजा के तरह अपने आप को तैयार करते हैं, अपने एक शासन स्टार्ट करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ नावी वगैरह किस तरह से करते हैं और अचीवमेंट्स क्या क्या करते हैं, उसके बाद क्या क्या एरिया को वो अख्तियार करते हैं और इस तरह से वो अपने आर्मी को एक इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा कर देते हैं जहाँ पे मुग़ल को डायरेक्टली वो अपोज कर पाए, मुग़ल को डायरेक्टली फेस कर पाए। उनको गरिला वारफेयर की अब ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी आर्मी अब वो बन जाते हैं, वो डायरेक्टली मुग़ल को आक्रमण कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो काइंडली जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनको पीडीएफ की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम की लिंक, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए मेरी चैनल और पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा? पिछले वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली जाकर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो शिवाजी का ये सेकेंड फेज स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट फेज में औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। उन्होंने शिवाजी को कभी वो हैसियत से नहीं देखा, वो इज्जत नहीं दी जो शिवाजी ने डिजर्व करते थे। ठीक है, वो हो सकते हैं एक मराठा के चीफ थे, मराठा के एक सरदार थे, लेकिन वो किंग नहीं थे। तो इसी हिसाब से जो डेक्कनी सुल्तान की किंग की हैसियत होती है, किंग डेक्कनी सुल्तान को जिस तरह से मिलती है इज्जत, उसी तरह से शिवाजी को नहीं मिली। औरंगजेब ने वहाँ पे गलती कर दी, तो जिस वजह से वो खुद को भी औरंगजेब ने भी खुद एक वक्त पे खुद को कोसा कि उसने शिवाजी को क्यों इज्जत नहीं दी, क्यों उसको माने शिवाजी को इतना गलत समझा, मतलब इतना कमज़ोर समझा, जिसके वजह से शिवाजी वहाँ से निकल गए। क्योंकि शिवाजी अपने आप को वहाँ से निकल कर अपने आप को जो कन्क्वेस्ट मतलब डिफरेंट एरिया को कन्क्वेस्ट करने की जर्नी को रिज्यूम कर लिया। तो खुद को एक ऐसी जगह पर उन्होंने पहुंचा दिया जहां पे औरंगजेब कभी सोचा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली औरंगजेब खुद को कोसता रहा लाइफ टाइम, और जिसके वजह से हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं चेंज हो गई। अदरवाइज हिस्ट्री कुछ अलग होता, शिवाजी का नामो निशान नहीं होता, मराठास का कोई इतना बड़ा राजा सम्राट नहीं होते, मराठा के नाम को भी कोई समझता नहीं होता अगर शिवाजी वहाँ पे प्रेजेंट अच्छी अच्छी खासी मतलब एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रिजनमेंट किया होता औरंगजेब वहाँ पे और शिवाजी वहाँ पे मर गए होते, तो शायद हिस्ट्री कुछ अलग होती। ठीक है, तो खैर वो तो अलग बात है। लेकिन बात ये थी, वो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था उसके बाद एक नैरो इंटरप्रिटेशन था शिवाजी के साथ औरंगजेब के, तो जिसके बाद शिवाजी का रिज्यूम हुआ कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, और ये जो बीजापुर एक्सपेडिशन फेल्योर हुआ, ये कहीं ना कहीं शिवाजी को के लिए एक एडवांटेज बनी, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुआ। ठीक है, और शिवाजी जो एक वक्त पे उनके पास इतने सारे फोर्स थे और बहुत सारे फोर्स में 23 फोर्स को उनको गंवानी पड़ी थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के दौरान, जहाँ से 4 लाख खून्स पर ईयर उनको आ रहा था। और ये जब मुगल के पास चला गया ना, तो तभी जो शिवाजी थी वो ये सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको इतना बड़ा कंपेंसेशन भी मिल नहीं रहा था। तो इतना बड़ा जो लॉस हो गया उनको वो रिकवर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि औरंगजेब को इस बार ना बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने कन्क्वेस्ट स्टार्ट कर ली। उन्होंने मुगल के साथ कंटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सेकेंड बार उन्होंने 1670 में सूरत को सैक कर लिया। ठीक है, सूरत को कन्क्वर करके सेकेंड टाइम सूरत में जितने सारे, सूरत एक ऐसी जगह थी, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी मुगल्स की, जहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिंग होती थी, एक रिच पोर्ट था वहाँ पे। तो जिस वजह से वो एरिया बहुत वहाँ पे ट्रेजरी जमा हुआ था, तो वहाँ से बहुत सारे ट्रेजरी उन्होंने
वहाँ से सैक कर ली, लूटपाट कर ली। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स, उसके बाद 1670 से लेकर 1674 तक 4 साल में उन्होंने बहुत सारे फोर्स, जो जो फोर्स उन्होंने गंवाए थे मुगल साम्राज्य को, तो वो सारे फोर्स उन्होंने अख्तियार कर लिया, ठीक है, रिकवर कर लिया, इंक्लूडिंग पुरंदर। और पुरंदर में वो ट्रीटी हुआ था ना, तो पुरंदर को भी वो अख्तियार कर लिए फ्रॉम मुगल्स, एंड मेड ए डीप इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटोरीज, स्पेशली बेरार और खानदेश। और ये सब एरिया जो कि मुगल साम्राज्य के अंडर भी आ रही थी, वो सारे एरिया भी कहीं ना कहीं वो मुगल से छीनने लगे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि मुगल इसी टाइम पे जब इस 2 साल एकदम साइलेंट हो गए शिवाजी, तो औरंगजेब को लगा शायद शिवाजी अब रिटर्न नहीं आएंगे, या फिर उनको इस तरह से कुछ भनक भी नहीं लगा कि शिवाजी यहाँ पे कर क्या रहे हैं, उनकी खबर ही नहीं थी। और इसी वक्त क्या हो रहा था अफगान में, हमने पढ़ा था ना, जब अफगान अपराइजिंग हो रहा था, अफगान रिवोल्ट कर रहे थे, तो तभी किस टाइप से कितना बड़ा वो अपराइजिंग था, तो उसको हैंडल करने के लिए औरंगजेब को घर जाना पड़ा, और नॉर्थ वेस्ट वो जो एरिया थी वहाँ पे जाकर उस अपराइजिंग को उनको दबाना था। तो जब औरंगजेब वहाँ पे चले गए, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई शिवाजी के लिए कि वो अपने आप को उसी वक्त पे तैयार कर रहे, ठीक है। तो जब रिटर्न करे औरंगजेब वहाँ से, तो ये शिवाजी औरंगजेब पर हमला करे। तो इसी प्लान के साथ उन्होंने अपने एरिया को एक्सपेंशन करना शुरू किया। तो उन्होंने जो बीजापुर के साथ उनकी जो मतलब कंटेस्ट थी, उसको उन्होंने रिन्यू किया, बीजापुर को कैप्चर करने की कोशिश की। तो इसी युद्ध में, इसी दौरान वो पानाहला एंड सतारा, ये जो एरिया उन्होंने हरा दिया था मुगल को, ये भी उनसे छीन ली, सिक्योर कर लिया ये सब एरिया। उसके बाद उन्होंने कनारा कंट्री को भी उस टाइम पे उन्होंने रेड कर लिया, ठीक है, रेड करके वहां से प्लंडरिंग करके जो भी ट्रेजरी था वो अपने पास रख लिया। बाय 1674 शिवाजी ने 1674 में उन्होंने खुद को एक राजा के हिसाब से घोषित कर लिया आट रायगढ़, जो मराठा में जो रायगढ़ एरिया है, वो रायगढ़ में खुद को राजा के हिसाब से उन्होंने क्राउन किया। और क्राउन किस तरह से किया हमने आगे पढ़ेंगे। तो ये था जर्नी शिवाजी का, जो कि एक पिटी जागीरदार के हिसाब से पुणे से अपने कैरियर स्टार्ट करते हैं। वहाँ से ट्रैवल करते करते वो खुद एक मराठा राजा बन जाते हैं, एक पावरफुल मराठा चीफ बन जाते हैं, और अपने डोमिनियन की साइज को इतना हद तक एक्सटेंड कर लेते हैं कि उनके जो आर्मी की साइज इतना बड़ा हो जाता है। तो एक वक्त पे ना, जो बीजापुरी सुल्तान, डेक्कन में जितने सारे सुल्तान्स होते हैं, इस सुल्तान्स को जिस तरह से प्रेस्टीज एंड पावर मिल रही थी, उसी के इक्वल वो खुद को बना लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो मुगल थे ना, वो पर्टिकुलरली जो सुल्तान्स वगैरह थे, उनके राजा को ही उतना अहमियत देते थे, लेकिन और कोई चीफ्स को इतना अहमियत नहीं देते थे। तो इसी वजह से शिवाजी खुद को एक राजा के हिसाब से खुद को क्राउन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिवाजी का कोरोनेशन हुआ, शिवाजी खुद को जो राजगद्दी पर बिठाए, उसके डिफरेंट पर्पजेस थे। तो क्या रीजन था कि शिवाजी को कोरोनेशन करना पड़ा, एक मराठा चीफ से उनको एक राजा तक की जर्नी की शुरुआत करनी पड़ी। तो इसकी रीजन पहली ये थी कि एलिवेटेड स्टाटस, ठीक है, इट प्लेस्ड हिम ऑन ए पेडेस्टल मच हायर देन एनी ऑफ द मराठा चीफ, सम ऑफ हुम हैड कंटिन्यू टू लुक अपन हिम एज एन अपस्टार्ट। तो ये एक उनका एक अलग सा किंगडम स्टार्ट करे, लोग उनको एक अलग राजा के हिसाब से देखे, एक चीफ के हिसाब से नहीं, एक राजा के हिसाब से देखे, ये करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि तभी राजाओं की जो प्रेस्टीज होती थी, वो एक चीफ को नहीं, इस सरदार को नहीं दिया जाता था, जो एक राजा को दिया जाता था। तो इसी वजह से वो खुद का एक जर्नी स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसकी अभी एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। राजा होंगे, उसके बाद उनके जो बेटे होंगे वो राजा होंगे, प्रीडेसर्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, सोशल पोजीशन को, अपने जो सोशल पोजीशन है उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो लीडिंग ओल्ड मराठा फैमिलीज है, जो मराठा फैमिली सबसे ज़्यादा रिपुटेड है, ओल्ड है, तो उनके साथ उन्होंने मैरिज रचाना शुरू कर दिया। जैसे मोहितेश, द सिरखेस, इन सब के साथ उन्होंने मैरिज किया, ठीक है। ये फॉर्मल डिक्लेरेशन एक सोशल रिकॉग्निशन भी उनको मिली उसके वजह से। फॉर्मल डिक्लेरेशन वाज आल्सो मेड बाय द प्राइएस्ट, मतलब जैसे
एक ब्राह्मण को, एक पुरोहित को लाकर वहाँ पे प्रॉपर मंत्रों के साथ एक करोनेशन होती है, राजगद्दी पे राजा बैठते हैं, महाराजा घोषित होते हैं। उसी पाटन पे उनको डिक्लेयर किया गया बाय प्रीस्ट प्रिसाइडिंग ओवर द फंक्शन, जिसका नाम था गग्गा भट्ट। ठीक है, गग्गा भट्ट जो प्रायश थे, जो पुरोहित थे, राजगुरु थे, उनके उपस्थिति में, उनके रिकमेंडेशन में शिवाजी को राजगद्दी पे बिठाया गया। ये एक और उनके हिसाब से, उनके तरफ से कहा गया कि शिवाजी एक हाई क्लास क्षत्रिय है। तो ये सब इसी वजह से जरूरी था क्योंकि शिवाजी को एक राजा की अहमियत बनानी थी। औरंगजेब के सामने जो औरंगजेब उनको इंसल्ट किया था, तो उसको अपने औकात दिखाने के लिए शिवाजी को ये सब करना पड़ा। ठीक है, डिप्लोमेटिक इक्वलिटी, तो क्या होता है फाइनली एज एन इंडिपेंडेंट रूलर इट नाउ बिकम पॉसिबल फॉर शिवाजी टू एंटर इनटू ट्रीटीज विद द डेक्कनी सुल्तान्स। तो एक सरदार के हिसाब से जब वो थे, उनको डेक्कनी सुल्तान्स भी इतना अहमियत नहीं दे रहे थे, उनके साथ कोई ट्रीटी करने के लिए राजी नहीं था। तो जब वो चीफ बन गए, एक मतलब एक जब वो राजा बन गए, एक सुल्तान बन गए, तो उसके बाद क्या होता है, सब डेक्कन सुल्तान्स धीरे धीरे उनके साथ ट्रीटी करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो अपने आप को, वो जो डेक्कन सुल्तान से, वो शिवाजी महाराज को अपने इक्वल के हिसाब से अब मानने लगे। ठीक है, और उनके साथ ये रेबेल के हिसाब से नहीं, मतलब शिवाजी जब अब रेबेल, तो पहले तो एक चीफ के हिसाब से, इसका सरदार के हिसाब से वो रेबेल कर रहे थे, लेकिन अभी रेबेल तो नहीं होगा, वो जो होगा वो होगा एकदम बैटल वार के हिसाब से होगा। अब इसको रेबेल नहीं किया जाएगा, कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नेशनल सेंटिमेंट, शिवाजी के जो राजा होने के बाद, कोरोनेशन होने के बाद, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो गए इन द फर्दर ग्रोथ ऑफ द मराठा नेशनल सेंटिमेंट। मराठा की जो नेशनल सेंटिमेंट है, खुद का जो स्वराज्य की जो एक परिभाषा है, वो यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से शिवाजी को कोरोनेशन करना बहुत जरूरी था। तो उसके बाद शिवाजी का स्टार्ट होता है पहली एक्सपेडिशन, जो था कर्नाटका एक्सपेडिशन उसे बोलते हैं। और ये जो एक्सपेडिशन था, ये उन्होंने हैदराबाद के साथ अलियंस बना के उन्होंने बनवाया था। हैदराबाद तभी किस किंगडम के साथ, मतलब किक किंगडम के हिसाब से जाना जाता था। अगर आप देखोगे प्रीवियसली मराठा किंगडम में, तो तभी हैदराबाद था गोलकुंडा के अंडर। ठीक है, तो प्रेजेंट डे हैदराबाद और जो एरिया है हमारा, 1 मिनट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ एरिया भी तभी इस एरिया को गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पे के जो ये दोनों ब्रदर्स थे, उनके साथ साथ मिलकर ये बीजापुरी कर्नाटक में एक्सपेडिशन स्टार्ट करते थे। तो उसके बाद एक्सपेडिशन होने के बाद, वहाँ से जीतने के बाद, उनको कुतुब शाह अपने कैपिटल में, जो गोलकुंडा के राजा थे, अपने कैपिटल में उनको वेलकम करते हैं, ग्रांड वेलकम करते हैं। और एंड ए फॉर्मल एग्रीमेंट वाज अराइव्ड, और जब शिवाजी पहुंचते हैं, उनके साथ बातचीत होके एक फाइनल फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं उन दोनों के बीच। जो एग्रीमेंट ऐसा होता है कि कुतुब शाह एग्री होते हैं उनको 1 लाख खून्स पर एनुअली सब्सिडी पे करने के लिए। ठीक है, जो कि होते हैं 5 लाख ऑफ रुपीज़। 1 लाख खून्स का आज के ज़माने में होती है, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 5 लाख रुपीज़ के समान होते हैं। एनुअली ये शिवाजी को पे करेंगे। उसके साथ मराठा की एक एम्बेसडर होंगे, जो कि जो कुतुब शाह के कोर्ट में वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगी मराठा के एम्बेसडर के हिसाब से। और कर्नाटका के द टेरिटोरी एंड द बूटी गेन्ड इन कर्नाटका वाज टू बी शेयर्ड। जो भी गेन होगा कर्नाटका में, बूटी के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा, या फिर कर्नाटका से जो भी टेरिटोरी वो गेन करेंगे, उसके भी बूटी शेयर किया जाएगा शिवाजी के साथ, मराठा के साथ। ठीक है, ये उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है। और उसके साथ साथ कुतुब शाह की तरफ से एक ट्रूप्स भी सप्लाई किया जाता है, कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स, एंड कुछ आर्टिलरी, जो कि युद्ध के सामग्री होते हैं, वो भी शिवाजी को ऐड किए जाएंगे। मतलब शिवाजी जो भी एक्सपेडिशन करेंगे या फिर फ्यूचर में जो भी युद्ध वगैरह करेंगे, उनको इस तरह से सप्लाई किया जाएगा कुतुब शाह की तरफ से। एंड ऑल्सो कुछ मनी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मराठास की आर्मी की एक्सपेंसेस भी वो निभाएंगे। ठीक है, ये भी हुआ। और उसके बाद ये ट्रीटी होने के बाद, ये शिवाजी के लिए एक बहुत बड़ी फेवरेबल ट्रीटी थी, जिसके बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने लगी। शिवाजी धीरे धीरे जिंजी एंड वेलोर को भी बीजापुरी ऑफिशियल्स के साथ कैप्चर करते हैं। एंड ऑल्सो उसके बाद धीरे धीरे कनकोर मच ऑफ द टेरिटोरीज हेल्ड बाय हिज हाफ ब्रदर, शिवाजी के हाफ ब्रदर जो थे इकोजी, उनके वो भी बहुत सारे टेरिटोरीज मतलब अख्तियार करके रखे हुए थे, उनसे भी उन्होंने काफ़ी सारे टेरिटोरीज को कैप्चर कर दिए। ठीक है।
दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कर्नाटका एक्सपेडिशन के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हुआ जो कुछ शायद अच्छा था, अच्छा नहीं था। मुझे तो नहीं पता, बट अल्दो शिवाजी को एक वक्त पे ये आज्यूम टाइटल दिया गया था जो था हैंदवा धर्मोधर, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, जो कि हिंदू की फेथ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन देखिए, एक मिडेवल सोसाइटी होने के नाते वहां पे क्या होता था, जब एक राजा एक दूसरे एरिया पे अख्तियार करता है, वहां पे बैटल करता है, तो क्या होता है वहां पे, तो ऐसा नहीं कि ओनली मुस्लिम कम्युनिटी होगी, हिंदू सोसाइटी के कुछ लोगों भी होंगे। तो वहां पे डेफिनेटली हिंदू लोग भी, तो वहां पे मर्सिलेसली प्लंडर किया जाते थे। जो भी लूटपाट होता था वो हिंदू लोगों से भी लूटपाट किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ मतलब वो उनको छोड़ देंगे, बाकी मुस्लिम और जो बाकी के लोग हैं उनको जाकर वो प्लंडर करेंगे। तो ये ऐसे करते थे। तो जिसके वजह से क्या हुआ, तो जब इतने सारे ट्रेजरी लेकर प्लंडरिंग करके कर्नाटक एक्सपेडिशन से वो रिटर्न कर रहे थे, तभी उन्होंने, जो कुतुब शाह थे, गोलकुंडा के जो राजा थे, उनके उनके साथ तो एक ट्रीटी हुआ था कि जो भी वो ट्रेजरी लूटेंगे, जो भी वो लूट ट्रेजरी हासिल करेंगे, उसे उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। क्योंकि कुतुब शाह अपने आर्मी को भी शेयर कर रहे थे, बैक एंड सपोर्ट दे रहे थे, मनी भी स्पेंड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे कि शिवाजी को हेल्प मिल जाए बाकी सारे एक्सपेडिशंस में, डिफरेंट टेरिटोरी एक्सपेंशन में। तो इसी वजह से उनका भी डेफिनेटली एग्रीमेंट के हिसाब से भी उनके साथ था कि कुछ भी आप टेरिटोरी गेन करो या फिर कुछ भी पैसा हथियाओ, हमें शेयर करोगे। तो लेकिन यहाँ पे शिवाजी मना कर देते हैं, कुतुब शाह के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, जिसके सब बाद कुतुब शाह के साथ उनकी रिश्ता जो होता है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो कर्नाटका एक्सपेडिशन हुआ था वो था शिवाजी का सबसे लास्ट एक्सपेडिशन। उसके बाद उन्होंने एक्सपेडिशन नहीं की, क्योंकि उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है उस कर्नाटक एक्सपेडिशन के बाद। ठीक है। उन्होंने, कहा जाता है कि जिंजी में जो बेस, जिंजी को उन्होंने अख्तियार किया था ना, आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा, तो जिंजी को जो उन्होंने अख्तियार किया था वहां पे शिवाजी ने एक बहुत बड़ी फोर्ट बनवाई थी। और जो फोर्ट में, जो दुर्ग में उनके जो बेटे थे जिनका नाम था राजा राम, ड्यूरिंग जब औरंगजेब मराठा के ऊपर ऑल आउट वार घोषित कर दिया था, एक बहुत बड़ी वार कर दिया था, तभी राजा राम वहां पे रेफ्यूजी लेने, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी रेफ्यूजी के हिसाब से काम आया। ठीक है, ये कहा जाता है, जो हिस्टोरियन थे उनके हिसाब से। तो शिवाजी का जो डेथ हो जाती है, मीन वाइल ही हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ ए साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेथ तो हो जाती है शिवाजी की, लेकिन ये आपको मानना होगा कि वो मौत से पहले, डेथ से पहले एक इतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इतना स्ट्रॉन्ग आर्मी बना देते हैं जो एक मराठा की फाउंडेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है। वो अपने डोमिनियन में, जब से वो राजा हुए तब से लेकर डेथ तक, वो ऑलमोस्ट 6 साल वो अपने डोमिनियन में राज किए। मराठा किंगडम ऑल्सो नोन आज स्वराज्य और मुल्क कदीम, उनके जो किंगडम था, उन किंगडम का नाम दिया था उन्होंने स्वराज्य और मुल्क ए कदीम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शिवाजी जितने सारे बैटल लड़े थे अपने लाइफ टाइम में, उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए दे रही हूँ मैं आपको। तो लिस्ट, पहले तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में हुआ था, जो था शिवाजी के बीच एंड अफजल खान के बीच, और इसमें क्या हुआ था आपको तो पता है। फिर एक बैटल प्रवन खिंद, ये भी लड़ा हुआ था 1660 में, जहाँ पे ये हुआ था फोर्ट ऑफ विशालगढ़, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था, बिटवीन मराठा सरदार, तभी सरदार हुआ करते थे बाजी प्रभु देशपांडे, और एक सीधी मसूद अब आदिल शाही, जो सीधी जिसको बाद में शिवाजी ने अख्तियार कर लिया था, उस दोनों के बीच हुआ था। फिर सैकिंग ऑफ सूरत हुआ था 1664 में, जब आगरा से वो रिटर्न आ गए थे, आगरा से उनको जो बंदी बनाया गया था वहाँ से वो निकल कर आ गए थे। उसके बाद अपने वो करोनेशन बनाते करते हैं, राजा घोषित करते हैं, और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज एंड इनायत खान, ये मुगल कैप्टन, ये दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। और उसके बाद शिवाजी महाराज जीतते हैं और वहाँ पे सैकिंग करते हैं सूरत में 1664 में। उसके बाद बैटल ऑफ पुरंदर 1665 में होता है। ठीक है। और इसमें मुगल एम्पायर के बीच और मराठा एम्पायर के बीच एक होता है बैटल ऑफ पुरंदर। और उसके बाद बैटल ऑफ सिन्हागढ़ होता है 1670 में, जो होता है फॉट ऑन द फोर्ट ऑफ सिन्हागढ़ नियर द सिटी ऑफ पुणे। ये भी पुणे में होता है, महाराष्ट्र के आसपास।
between Tanaji Malusare and commander of Maratha ruler Shivaji Maharaj and Udayban Rathod. ठीक है. एंड फोर्ट कीपर अंडर जय सिंह हु वाज ए मुगल आर्मी चीफ. इसके बारे में तो मतलब ये जय सिंह के साथ भी ये लड़ा हुआ था. उसके बाद बैटल ऑफ कल्याण जो कि 1682 एंड 83 के बीच हुआ. तभी हालांकि उनकी डेथ हो चुकी थी शिवाजी की, बट फिर भी बहादुर खान ऑफ द मुगल एम्पायर डिफीटेड द मराठा आर्मी एंड टूक ओवर कल्याण. तो ये शिवाजी के मरने के बाद ये सारी चीज़ें हुआ था. उसके बाद एक हुआ था बैटल ऑफ संगमनर. ठीक है, ये शिवाजी के एक साल मन डेथ होने की एक साल पहले हुआ था 1679 में. fought between Mughal Empire and the Maratha Empire. This was the last battle in which the Maratha king Shivaji fought. ठीक है, एक्सपेडिशन उनका लास्ट था कर्नाटका, लेकिन वो जो लास्ट बैटल लड़े थे वो था ये वाला बैटल. ओके, तो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर हम शिवाजी के बारे में देखें तो शिवाजी के सेवरल वाइफ्स थे और 2 बेटे थे, लेकिन उनके बड़े बेटे के साथ कुछ उनकी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अपोस्टेसी चल रहे थे. हो सकता है कुछ डिफेक्शन उन्होंने किया होगा और कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं पता. लेकिन ये जो चीज़ थी ना, मराठा किंगडम में जब शिवाजी महाराज राजा हुआ करते थे तभी मराठा किंगडम के अंदर में भी कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, जैसे कि डिफरेंट सल्तनत में या फिर मुगल साम्राज्य के अंदर, मतलब उनके डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे थे, डोमेस्टिक स्ट्राइप चलते आ रहे थे. उसी तरह मराठा किंगडम में भी हालांकि हो सकता है शिवाजी महाराज बहुत अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, बहुत सारे लोग लॉयल थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा 100% लोग आपको लॉयल मिल जाएंगे आपके किंगडम में. तो डेफिनेटली डोमेस्टिक स्ट्राइप चल रहे थे, मिनिस्टर के बीच कुछ डिस्कट चल रहे थे, एक दूसरे के साथ हाथापाई चल रही थी, कोल्ड वार चल रहे थे. तो हो सकता है ये सारी चीज़ें भी वो अपने किंगडम को गार्ड तो करना चाहते थे, लेकिन एनमी के पर्सपेक्टिव से, मतलब बाहर जो एनमी बैठे थे डिफरेंट सुल्तान्स डिफरेंट प्रोविंसेस से, और बहुत बड़ी उनकी एनमी थी मुगल साम्राज्य से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर में भी कन्फ्लिक्ट चल रही थी, डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट. तो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और ऑथर थे जिनका नाम था थॉमस बाबिंगटन माकाउले, और उनके हिसाब से द ग्रेट शिवाजी डायड आफ्टर एन इलनेस. ये सारी चीज़ों में भी वो बहुत टेंशन हुआ करते थे, रहा करते थे. तो इलनेस भी उनकी थी जिसके वजह से अप्रैल 1608 में उनकी डेथ होती है रायगढ़ में, जो वो मराठा के कैपिटल बनाए हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सबसे हॉट टॉपिक जो था शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मेंटेन कर रहे थे अपने एरिया में, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे. तो शिवाजी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज largely borrowed from the administrative practices of the डेक्कानी स्टेट. उनके जो डेक्कानी स्टेट्स थे जैसे कि बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये सारे एरिया से एक वक्त पे वो वहाँ पे सरदार हुआ करते थे, उनके पिताजी वहाँ पे सरदार हुआ करते थे. तो इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में नॉलेज थी. तो इसी वजह से वो डेक्कानी स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस हुआ करते थे उससे बोरोड करके वो खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाने लगे. उन्होंने 8 मिनिस्टर का एक डेजिग्नेटेड मतलब डिजाइन किया, 8 मिनिस्टर को लेकर अपना एक शासन चलाना जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था. और ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नेचर नहीं था, ईच मिनिस्टर बीइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द रूलर. मतलब वो जो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 मिनिस्टर की एक उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, एक अष्टप्रधान बनाया हुआ था, उन्होंने डायरेक्टली आंसरेबल टू रूलर थे, जो कि शिवाजी महाराज यहाँ पे रूलर है. ठीक है, दीज ऑफिसर्स वर नाइदर हेरिडेटरी नॉर परमानेंट अंडर शिवाजी एंड वर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड. वो ये जो पोस्ट हुआ करते थे ना, पर्टिकुलरली क्या होता है जब एक रूलर राजा बनता है तो उनके जो बेटे होते हैं वो भी राजा बनते हैं. तो उसी पैटर्न पे जो मिनिस्टर होते हैं उनके बेटे भी मिनिस्टर होते हैं. लेकिन यहाँ पे वो हेरिडेटरी थिंग्स नहीं था, जो डिजर्विंग होगा उसको उस पोस्ट पे बैठा जाएगा मेरिट बेसिस पे. ठीक है, और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र हुआ करते थे. एक वक्त पे अगर कोई ज़्यादा देर तक वहाँ पे रह जाता है तो डेफिनेटली करप्शन स्टार्ट हो जाती है. तो इसी वजह से फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होकर नए नए लोगों को वहाँ पे लाया जाता था. पेशवा एक ऐसी पोस्ट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट था इस अष्टप्रधान में, जो कि फाइनेंसेस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पेशवा था. सेनापति को बोला जाता था सरी नौबत. ठीक है, ये पोस्ट ऑफ ऑनर उनको बोला जाता था. एंड इट वाज जनरली गिवन टू वन ऑफ द लीडिंग मराठा चीफ्स. जो लीडिंग मराठा चीफ्स थे
उनको सेनापति के हिसाब से पोस्ट दिया जाता था। ठीक है। अदर मिनिस्टर के नाम पे आते थे मौजूमदार, जिनको अमात्य भी बोला जाता है, और ये अकाउंटेंट संभालते थे। वाकनबीस जो इंटेलिजेंस, पुलिस, पोस्ट, हिस्टोरिकल अचीव्स, हाउस होल्ड अफेयर्स, ये सारी चीज़ें देखते थे। सुरनबीस और चित्तिनीस और सचिव जो कि जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें देखते थे। सुमंत या फिर दबीर बोल सकते हैं, ये जो पोस्ट है ये सेरेमनीज डिफरेंट जो सेरेमनी होते थे उनको संभालते थे, एंड फॉरेन अफेयर्स को भी संभालते थे। फिर न्यायाधीश एंड पंडित राव, ये सारी चीज़ें, न्यायाधीश देखते थे जस्टिस, एंड पंडित राव देखते थे चैरिटेबल ग्रांट्स। क्योंकि ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जुड़ा था, इसी वजह से पंडित राव जो थे वो ब्राह्मण कैटेगरी से थे, और वो चैरिटेबल ग्रांट्स ये सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। उसके बाद आता है हमारा प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस वेर नोन एज प्रेंट्स, प्रेंट्स कहा जाता था प्रोविंसेस को। मतलब ये हो गया आपका मतलब किंगडम, और यहाँ पे जो छोटे छोटे एरिया होते थे, ठीक है, हमारा जैसे स्टेट हो गया उड़ीसा, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंसेस बोलते थे। एंड इनके जो चार्जेस हुआ, मतलब जो वो प्रोविंसेस के चार्ज में रहा करते थे, उनको कहा जाता था सूबेदार। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रखनी है। सूबेदार वाज एम्प्लॉयड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ सूबेदार, सॉरी, सार सूबेदार एक पोस्टिंग होता था, एक पोस्ट होता था जो कि सूबेदार की वार को कंट्रोल करते थे एंड सुपरवाइज करते थे। ठीक है। आफ्टर प्रांट्स कम टू टर्फ्स व्हिच वर हेडेड बाय हबेलदार। प्रांट्स जो होते थे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के नीचे वाला जो एरिया है, मतलब मान के चले डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आ गया आपका ब्लॉक, और वो उस तरह की जो कैटेगरी के एरिया है उसको बोला जाता था टर्फ्स, और इसको हेड करते थे हबेलदार। ठीक है। मौजास ऑफ और विलेजेस विद द लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया फ्रंट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट्स, ये हो गया टर्फ, टर्फ, एंड जो लास्ट वाला यूनिट है वो है विलेज, और जिसको मौजा भी बोला जाता था। ये लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है। पुलिस ऑफिसर इन द रूरल एरियाज वेर कॉल्ड फौजदार। जो भी पुलिस यहाँ पे होते थे उनको फौजदार बोला जाता था, एंड अर्बन एरिया में जो पुलिस होते थे उनको कटवाल बोला जाता था। ठीक है। अंडर मराठास परफॉर्मेंस बेस्ड ब्राह्मीण एलाइट्स कॉल्ड काम्भिसदार। जो ब्राह्मीण एलआईटी होते थे उनको काम्भिसदार बोला जाता था। ये सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को देखते थे, एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते थे, एंड यूज टू एंजॉय वाइड पावर्स ऑफ टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन। जितने सारे टैक्स असेसमेंट होते थे या फिर कलेक्शन होते थे, ये जो लोएस्ट यूनिट में होते हैं ब्राह्मीण कैटेगरी के एलाइट जो लोग होते हैं, वो ये सारी चीज़ों को देखते थे। ठीक है। दे केप्ट रिकॉर्ड्स, then adjudicated cases and provided information about local condition to the superior official। तो वो क्या करते थे, जो लोकल की उनको जो जितने सारे adjudicated केसेस होते हैं, जितने सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो उनको मेंटेन करते थे, और जो भी लोकल की न्यूज होती थी, कंडीशन होती थी, तो उनके ऊपर वाला जो ऑफिसर है उनको वो रिपोर्ट करते थे। इंटरेस्टिंगली ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज मॉडल्ड ऑन द कामिसदार। तो जो ब्रिटिशर जो आए इंडिया पे, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे थे इंडिया पे, तो ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी मेड हुआ था, वो इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मतलब इससे वो आइडियोलॉजी लेकर बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शिवाजी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका था एडमिनिस्ट्रेशन में। मिलिट्री सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए एक किंगडम में। अगर मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो डेफिनेटली बाहर से कोई भी आके इन्वेजन कर लेगा और किंगडम को कैप्चर कर लेगा। तो ये ही एक चीज़ है जिससे हर कोई डरता है। तो उनके जो रेगुलर कैवेलरी होते थे वो उनको बोला जाता था पागव, रेगुलर आर्मियों को, और वो पर्टिकुलरली 30,000 तक उनकी आर्मी में होते थे। रेगुलर आर्मी होते थे 30,000, और मैक्सिमम साइज ऑफ द आर्मी होते थे 40,000। ठीक है। इन 1679 आनाजी दत्ता कंप्लीटेड द न्यू रेवेन्यू सिस्टम। उनके जो रेवेन्यू सिस्टम होता था उसको एक नई तरीके से 1679 में उसको मॉडिफाई किया गया था। कुछ अदर अरेंजमेंट्स होते थे उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि द नायक वाज द लोएस्ट हेड ऑफ द कैवेलरी। ठीक है। जो कैवेलरी उनका होता था, कैवेलरी में सबसे जो लोएस्ट हेड होते थे उनको नायक बोला जाता था। 2 डिविजन्स वेर प्रेजेंट इन द मराठा कैवेलरी।
मराठा कैवेलरी मतलब जो घोड़ों के साथ जो सोल्जर्स होते थे, उनको दो श्रेणी में डिवाइड किया गया था। एक होते थे बारगिर्स, इक्विप्ड एंड पेड बाय द स्टेट, जिसको स्टेट इक्विप करता था और ठीक ठाक से आर्टिलरी देता था, ठीक ठाक से सब कुछ पेमेंट भी, कैश वगैरह भी उनको स्टेट की तरफ से मिलता था। और एक होते थे सिलादार्स, जिसको नोबेल्स मेंटेन किया करते थे। जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ा था मनसाबदार, जाट्स, ये सब जैसे होते थे ना, जिनको नोबेल रिक्रूट करते हैं और नोबेल इसको मेंटेन करते हैं। उसी पैटर्न पे सिलादार जो होते हैं उनको नोबेल मेंटेन किया करते थे, लेकिन बारगिर जो होते हैं उनको डायरेक्टली स्टेट मेंटेन करती है। मोर इम्पोर्टेंट देन द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल हुआ शिवाजी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी एंड रेवेन्यू सिस्टम। शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा निभा रहे थे ये दोनों, आर्मी एंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है। शिवाजी प्रिफर करते थे कैश सैलरी देने के लिए टू द रेगुलर सोल्जर्स, दो समटाइम्स द चीफ्स रिसीव्ड रेवेन्यू ग्रांट्स। जो चीफ होते हैं, कभी कभी क्या होता था, सोल्जर्स को, रेगुलर सोल्जर्स को तो कैश दिया जाता था, लेकिन जो चीफ्स होते थे उनको रेवेन्यू ग्रांट्स मिलता था, जिसको बोला जाता था सरंजाम। ठीक है। मराठास वॉज फेमस फॉर गरिला वारफेयर, ये तो आपको पता है, एंड एन इनोवेटिव वेपन जिसको बोला जाता है बाघ नखा। बाघ नख मतलब वो हाथों में होता है इस तरह की, जैसे टाइगर के एक नेल्स होते हैं ना, उसी उसी तरह की एक बहुत बड़ी बड़ी लोहे के होते हैं, उनको हाथ में छिपा कर रखे हुए होते हैं। जो भी सडनली अटैक करता है वो उनको ऊपर अटैक करते हैं, तो इससे बाघ नखा बोला जाता है। बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में आप देखे होंगे, टाइगर क्लाउ उसे बोलते हैं। इन्फेंट्री वॉज हाईली मोबाइल एंड लाइट। जो इन्फेंट्री उनके पास थी, जो आर्मी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, मेंटेन किया जा रहा था, और वो बहुत जल्दी से मोबाइल कर पाते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से वो जा पाते थे। और जो माविल फुट सोल्जर्स थे, ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे शिवाजी के आर्मी में। पीजेंट्स ऑल्सो फंक्शनड एज पार्ट टाइम सोल्जर्स। जो भी पीजेंट्स हुआ करते थे उनके एरिया में, क्योंकि उनके पॉपुलेशन कम थी, वो एक छोटे से एरिया की राजा थे, मतलब मराठा इतना एक्सटेंशन नहीं हुआ था, धीरे धीरे एक्सटेंशन हो रहा था, तो धीरे धीरे आर्मी बढ़ रहे थे। लेकिन जो पीजेंट्स वगैरह थे, वो अपने पार्ट टाइम में, जब उनके पास सीजनल वर्क नहीं होता था, तब वो उस टाइम पे सोल्जर्स की काम करते थे। 8 मंथ अपने फील्ड में काम करते थे, बाकी सारे ड्यूटी अपने सोल्जर्स के हिसाब से वो निभाते थे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा था आर्मी में। कोई भी वोमेन को और डांसिंग गर्ल को आर्मी में एंटरटेन करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिलिट्री डिसिप्लिन्स, किस तरह की मिलिट्री डिसिप्लिन मेंटेन होती थी, और जो फोर्ट उन्होंने वो अपने पास रखे हुए थे उसको कैसे मैनेज कर रहे थे। प्लंडर टेकन बाय ईच सोल्जर्स ड्यूरिंग कैंपेन वाज स्ट्रिक्टली अकाउंटेड फॉर। जब कैंपेन होती थी, जब वार होती थी, जब कोई भी एक्सपेडिशंस होती थी, वहाँ पे अगर कोई भी आर्मी, कोई भी सोल्जर कुछ प्लंडर करती है, मिस्टेक करती है, तो इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाता था। रेगुलर आर्मी पाग, जो हमने पढ़ा, 30,000 से लेकर 40,000 कैवेलरी कंसिस्ट करते थे। आज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लूज ऑक्सिलरी सिलादार्स वेर सुपरवाइज्ड बाय हावलदार्स। जो सिलादार्स होते हैं, ठीक है, उनको सुपरवाइज करते थे हावलदार्स, हु रिसीव्ड फिक्स्ड सैलरीज। ओके। फोर्ट्स वेर केयरफुली सुपरवाइज्ड। जो फोर्ट्स वगैरह होती थी, दुर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। एक वार के टाइम पे दुर्ग ही काम आते थे, तो इसी वजह से दुर्ग को बहुत ही स्पेशली केयरफुली सुपरवाइज किया जाता था। मावली फुट सोल्जर्स एंड गनर्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट पाते थे। 3 मेन ऑफ इक्वल रैंक वेर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ईच पोर्ट। तो जो इक्वल रैंक की 3 सोल्जर्स होते थे, जो चीफ्स होते थे, जिनको यहाँ पे फोर्ट की चार्ज दिया जाता था, एंड टू गार्ड एग्नेस्ट ट्रिचरी। जो भी यहाँ पे ट्रिचरी होगा या फिर कोई भी धोखेबाजी होगी, कोई भी चीज़ें होगा, ये सब उसको सुपरवाइज करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ ट्रिपल कमांड इंश्योर दैट नो सिंगल कमांडर कुड बिट्राई ए फोर्ट टू द एनिमी। मतलब ये जो 3 कमांडर यहाँ पे होते थे, पोस्टिंग होते थे, इस पे ये इंश्योर किया जाता था कोई एक भी कमांडर जैसे यहाँ पे ट्रिचरी ना करे, बिट्राई ना करे। आज ईच कमांडर सर्व एज ए चेक टू द अदर्स। मतलब ये तीनों को रखा गया था इस फोर्ट को सुपरवाइज करने के लिए, और इसके साथ तीनों को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जा गया था कि ये एक दूसरे को भी के ऊपर भी नजर रख पाए, ताकि बेट्रायल की नामो निशान ना रहे। इस पैटर्न पे फोर्ट का मैनेजमेंट हो रहा था। शिवाजी के पास ऑलमोस्ट 240 फोर्ट्स हुआ करते थे। जब तक उनकी मतलब डेथ हुआ, तब तक
काउंट कर अगर आप करोगे तो 240 फोर्ट्स वो अपने पास रखे हुए थे एंड द फोर्ट्स प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ द मराठा। ये आपको मैंने बताया अभी अभी। ईच फोर्ट वाज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 ऑफिसर्स ऑफ इक्वल रैंक। जो 3 ऑफिसर्स थे उनको बोला जाता था सबनीस, करदादार एंड सराई नौबत। ठीक है, म्यूचुअल चेक के लिए भी उनको रखा गया था एंड प्रिकॉशन एग्नेस्ट ट्रेचरी। ये बात हमने अभी अभी बोला आपको। नेक्स्ट दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे कि मराठा की नाभि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पोर्तुगीज जब मराठा शिवाजी जब रोल पे आए तभी धीरे धीरे पोर्तुगीज आ रहे थे, इंग्लिश ट्रेडर्स भी आ रहे थे हमारे इंडिया पे ट्रेडिंग करने के लिए, और जिनके पास ऑलरेडी नाभि बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, उनके पास वो नाभि से ही आए थे ना, उनके पास अभी तो कभी रोड नहीं था या फिर एरोप्लेन वगैरह नहीं था, तो वो नाभि से होकर आए थे समुद्र के रास्ते पर। तो उनसे शिवाजी कहीं ना कहीं एनकरेज हुए, तो इसी वजह से वो एक नावल फोर्स भी बिल्ड करने को चाहा। नावल फोर्स बिल्डिंग भी किया उन्होंने। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम टू यूज हिज सी पावर फॉर ट्रेड एज वेल एज डिफेंस। वो एकमात्र पहले इंडियन रूलर थे उस टाइम के जो कि सी पावर को यूज करते थे ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए और उसके साथ डिफेंस पर्पजेस के लिए। जब शिवाजी मास्टर बन गए एक लॉन्ग कोस्टल स्ट्रिप में, ही डीम्ड इट नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट ए नाभी। उन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत सारे कोस्टल स्ट्रिप में, और जब मास्टर बन गए उन्होंने एक नाभी को कंस्ट्रक्ट किया। फिर शिवाजी रियलाइज्ड किया कि इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस हो सकती है एक नाभी की, एंड द वन हु हैड ए नाभी सिंस दे कंट्रोल द सी। ठीक है, ही कंसंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग द नाभी टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी फ्रॉम द सिडीज डिप्रेडेशंस। तो सिद्धि तभी बार बार मराठा के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो उनको उनके टेरिटोरी को उन सिद्धि से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने आर्मी को कंसंट्रेट मतलब अपने जितने सारे फोर्सेस थे उनको लगाकर एक नाभी को, स्ट्रॉन्ग नाभी को उन्होंने बनवाया। एंड टू प्रोटेक्ट मर्चेंट शिप्स, जो बाहर से मर्चेंट आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं खतरा थे अब एक नई टेरिटोरी के लिए, नई किंगडम के लिए, तो उनके लिए भी उन्होंने बनवाया था। एंड फोर्ट्स को सिक्योर करने के लिए, रेवेन्यू इनकम को एनहांस करने के लिए, मैरीटाइम ट्रेड को भी एंड कस्टम ड्यूटी, उन्होंने मैरीटाइम ट्रेड को भी उनको मैनेज करना सीखा। उसके बाद कस्टम ड्यूटी कैसा होता है ये सारी चीज़ों भी वो लागू करना शुरू कर दिए। उनके पास बोला जाता है शिवाजी के पास लगभग 400 शिप्स थे ऑफ वेरियस काइंड्स इन द नाभी, जिनमें बैटल शिप्स भी थी लाइक गुरव, गलपत एंड पॉल। ये सारी चीज़ें भी थी, बैटल शिप्स भी थी, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स भी थी, और वो कुल मिलाकर 400 शिप्स वो अपने पास रखे हुए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम। तो शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मलिक अंबर से बोरो किया गया था। ठीक है, मलिक अंबर जो अहमदनगर के थे राजा थे, उनसे वो इस मॉडल को लाए थे रेवेन्यू सिस्टम को। तो न्यू रेवेन्यू असेसमेंट वाज कंप्लीटेड बाय अनाजी दत्ता, जो कि 1679 में एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई किया। तो इट इज़ नॉट करेक्ट, आप ये नहीं बोल सकते कि शिवाजी ने जमींदारी सिस्टम जो थी, जिसको देशमुखी सिस्टम भी बोला जाता था, उसको अबोलिश किया था कि उठा दिया था, इस बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन उन्होंने न्यू नॉट अवार्ड जागीर्स, जिसको मोकासा भी बोला जाता था, उनको उनकी जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे, जो चीफ्स वगैरह होते थे, उनको वो कभी जागीर अवार्ड नहीं देते थे। ठीक है, एक लैंड वो अवार्ड नहीं देते थे। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग देशमुखी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, या फिर जो था कुलकर्नीस एंड ये सारी जो चीज़ें थे उनको ड्रास्टिकली उनकी पावर को रिड्यूस कर दिया था, एंड अपॉइंटेड हिज न्यू रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिसको कारकुन्स बोला जाता था। एक न्यू रेवेन्यू ऑफिसर को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। जमींदारी सिस्टम उनके उनके टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, क्योंकि जमींदारी सिस्टम की जो पावर थी, जमींदारी वगैरह थी, उनकी पावर की को कम करके उस जगह पे उन्होंने एक न्यू रेवेन्यू ऑफिसर को क्रिएट की, जिसका नाम था कारकुन्स। शिवाजी स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड द मिरासदार्स, दैट इज दोज विथ हेरिडेटरी राइट्स इन लैंड। जिस लैंड पे किसी का हेरिडेटरी राइट होता है, उस लैंड की जो चीफ होती है, उस लैंड का जो हेरिडेटरी मास्टर होते हैं, मतलब जब क्या बोलते हैं उसको, ओनर बोलते हैं, जो ओनर होते हैं उनको मिरासदार्स बोला जाता था, और इनको वो
स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करते हैं। ए स्पेशल स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड बाय मराठास नोन एज मोदी स्क्रिप्ट। एक मोदी स्क्रिप्ट उन्होंने एम्प्लॉय किया था इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है। चौथ एंड सरदेशमुखी वर द टू मोस्ट वैल्यूबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू का उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था चौथ एंड सरदेशमुखी। ठीक है। तो मिराजदार को वो कैसे, चौथ के बारे में हम तो पढ़ेंगे आगे। तो जो मिराजदार था, मिराजदार मतलब क्या, जो लैंड के ओनर होते हैं, एक लैंड के ओनर होते हैं, उनको मिराजदार बोला जाता था। डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, साबासाद who wrote in the 18th century says that this section paid to the government only a small part of their collection। ठीक है। उनके हिसाब से इस जो राइटर थे उनके हिसाब से 18th सेंचुरी में ये जो मिराजदार के सेक्शन के जो लोग थे वो गवर्नमेंट को एक स्मॉल पार्ट ऑफ उनके लैंड के जितने प्रोडक्शन होते हैं उससे कम हिस्से, उसका कम हिस्सा वो गवर्नमेंट को पे करते थे। इन कॉन्सिक्वेंस क्या होता था, द मिराजदार्स ग्रीव एंड स्ट्रेंथन देमसेल्व्स बाय बिल्डिंग बैटसन्स, कैस्टल्स एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द विलेजेस। ठीक है। एनलिस्टिंग फूडमैन एंड मस्केटियर्स। तो धीरे धीरे उनके पास जो मिराजदार्स के पास वो इतना ग्रीव कर गए क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट दे रहे थे रेवेन्यू के हिसाब से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने पास कलेक्ट करके रख रहे थे। तो एक वक्त पे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने लगे। इस तरह से उनके पास पैसा हो गया, धन संपत्ति हो गया कि वो अपने खुद का एक वेस्टर्न बिल्डिंग स्टार्ट करने लगे। कैस्टल्स, बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े जो कैस्टल्स वगैरह होते हैं वो सब बनाने लगे। और इवन वो अपने पास फुटमैन एंड मस्कटियर्स भी रखने लगे। दिस क्लास हैड बिकम अनरूली एंड सीज द कंट्री। शिवाजी डिस्ट्रॉयड देयर बैसन्स एंड फोर्स देम टू सबमिट। तो इसी वजह से मिराजदार जो होते थे उनको स्ट्रिक्टली शिवाजी ने सुपरवाइज किया और उनके उनके जो बैट्सन थे उनको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और फोर्सफुली उनको स्टेट को ये सारी चीज़ों को सबमिट करने के लिए उन्होंने फोर्स किया। तो इसी ये रीजन था मिराजदार को मिराजदार के ऊपर कड़ी नज़र रखने की। ठीक है। शिवाजी सप्लीमेंटेड हिज इनकम बाय लेविंग ए कंट्रीब्यूशन ऑन द नेबरिंग मुगल टेरिटोरीज। तो ये क्या करते थे, जो उनके जो मुगल टेरिटोरीज के साइड में जितने सारे नेबरिंग कंट्रीज थे, टेरिटोरीज थे, उनको भी शिवाजी कभी कभी सप्लीमेंट करते थे। जो इनकम उन्होंने करते थे उन इनकम को उनके साथ शेयर करते थे उनको। तो यहाँ पे क्या होता था, जो मुगल के टेरिटोरी के साइड में जो नेबरिंग टेरिटोरीज होते थे, ठीक है, वो वहाँ पे भी शिवाजी क्या करते थे, उनके मतलब उनसे अपने इनकम को वो कैसे सप्लीमेंट करते थे, मतलब कैसे इनकम बढ़ाते थे। तो वहाँ पे जाकर उनके जितने सारे लैंड होते थे टेरिटोरी का, जितना लैंड रेवेन्यू वो देते थे उस लैंड रेवेन्यू का 1/4 वो शिवाजी को देंगे। इसको बोला जाता था चौथाई और 1/4 और चौथ सिस्टम। ठीक है। ये ऐसे करके वो अपने इनकम को बढ़ाते थे शिवाजी। तो ये जो चौथ सिस्टम होता था, इसको ये सारे बारे में हमने बताया कि किस तरह से वो चौथ किसको बोला जाता था। और 1/4 शेयर होता था, जो भी लैंड रेवेन्यू वो जनरेट करते थे उसका जितना भी लैंड से रेवेन्यू क्रिएट होता था उसका 1/4 जाता था शिवाजी के पास। और ये जो चौथ कलेक्शन होता था, ये इट वाज इफेक्टिवली ए फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन मनी विथ टेरिटोरीज पेइंग टू अवॉइड मराठा रेट्स। ये सारे जो टेरिटोरीज होते थे ये इसी वजह से चौथ देते थे क्योंकि उनको नहीं चाहिए था कि शिवाजी यहाँ पे आकर रूल करे या फिर उनकी टेरिटरी को कैप्चर करे। टेरिटरी कैप्चर ना करने के लिए ये एक प्रोटेक्शन मनी पे कर रहे थे शिवाजी को। दिस सिस्टम अलाउड शिवाजी टू एक्सटेंड हिज इन्फ्लुएंस फार बियॉन्ड हिज एक्चुअल टेरिटोरियल कंट्रोल। तो शिवाजी का जो प्रताप था वो इतना हद तक बढ़ गया था कि लोग उनसे डरने लगे एक वक्त पे, और कहीं वो और कोई किंगडम को एक्सटेंड ना कर ले, कैप्चर ना कर ले। तो इसी वजह से बाकी सारे जो नेबरिंग किंगडम थे, नेबरिंग टेरिटोरीज थे, वो 1/4 चौथ सिस्टम पे वो पे कर रहे थे रेवेन्यू, ताकि शिवाजी वहाँ पे जाकर अपना हक ना जमाए। ठीक है। और स्वदेशमुखी क्या होता था, रेफर टू एन एडिशनल लेवी ऑफ 10% दैट इज 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू ऑन द लैंड्स ऑन व्हिच मराठास क्लेम हेरिडेटरी राइट्स। तो स्वदेशमुखी भी एक चीज होता था कि
जो भी उनसे लैंड से प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 उसको 10 भाग करके एक पार्ट वो मिल देते थे मराठा किंगडम को, मतलब शिवाजी को, ताकि शिवाजी यहाँ पे हेरिडिटरी राइट्स को क्लेम करें। मतलब ये उनका हो गया, ये लैंड की जो रेवेन्यू होगी ये हेरिडिटरी फॉर्म पे जाएगी शिवाजी के पास। ये होता था सूरदेशमुखी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसमें हम थोड़ा समरी रखेंगे शिवाजी के लेगासी के बारे में, यानी कैरेक्टर के बारे में। शिवाजी एक बहुत ही पॉपुलर किंग थे, ए रीजनल रूलर थे विथ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर बेस। धीरे धीरे उनका पॉपुलर जो क्या कहते हैं फैन बेस्ड लोग में वो पॉपुलर होने लगे धीरे धीरे। एक जनरल, वो एक एबल जनरल थे, बहुत ही स्किलफुल टैक्टिशियन थे एंड बहुत ही एक सत्ते दिमाग वाली मतलब डिप्लोमेट थे। बहुत उसे क्या बोलते हैं, बहुत ही हाईली स्किलफुल एंड इंटेलिजेंट डिप्लोमेट थे। उन्होंने फाउंडेशन किया था एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बाय कर्बिंग देशमुख्स। ठीक है, आर्मी डिपेंडेंट ऑन रैपिडिटी ऑफ मूवमेंट एंड प्लंडर। जो भी उन्होंने आर्मी बनाया था वो एक मतलब बहुत स्पीडली मूवमेंट करने वाली एंड प्लंडरिंग करने वाली आर्मी थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी उन्होंने बनवाया था। शिवाजी नॉट ओनली प्रूव टू बी एन एबल जनरल एंड स्किलफुल टैक्टिशियन एंड स्क्रू डिप्लोमेट, ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टेट बाय कर्बिंग द पावर ऑफ देशमुख्स। ठीक है, जो देशमुख हुआ करते थे, जमींदारी वगैरह हुआ करते थे, उनका पावर उन्होंने छीन ली और वहाँ पे न्यू रेवेन्यू सिस्टम किया ताकि लोगों मतलब जितने सारे पॉपुलेशन हुआ करते थे वो कभी हरासमेंट ना हो, टॉर्चर ह्यूमिलिएशन का सामना ना करे और उनकी जो किंगडम है वो बहुत अच्छी खासी हिसाब से चले। आर्मी एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट थी उनकी पॉलिसी का, रैपिडिटी एंड मूवमेंट बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। यही वजह थी उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होने की। आर्मी की जो सैलरी थी, आर्मी कम्प्लीटली डिपेंडेंट थी इट्स सैलरीज टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑन द प्लंडर ऑफ नेबरिंग एरियाज। उनकी जो सैलरी फिक्स किया जा रहा था वो नेबरिंग एरिया से कितना प्लंडर होगा उसके हिसाब से ये सैलरीज फिक्स होते थे। बट द स्टेट कैन नॉट देयर बी कॉल्ड ए वार स्टेट। लेकिन अब बोल सकते हो इस स्टेट को, जो भी मराठा स्टेट बनाया था के शिवाजी ने, उसको एक वार स्टेट के हिसाब से आप नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो मतलब क्या, जो भी ये एक मिडेवल टाइम की एक पॉलिसी हुआ करता था कि वो अपने एरिया को एक्सटेंशन करे। मुग़ल आर्मी को एक्सटेंशन करना ज़रूरी था ताकि मुग़ल साम्राज्य जो थी उनको हमेशा डर कर रहे। ठीक है, इट वॉज रीजनल इन कैरेक्टर नो डाउट बट इट डेफिनेटली हैड ए पॉपुलर बेस। टू दैट एक्सटेंट शिवाजी वॉज ए पॉपुलर किंग हु रिप्रेजेंटेड द assertion of popular will in the area against मुगल एनक्रोचमेंट। मुगल जितने सारे हरासमेंट कर रहे थे, टेम्पल एनक्रोचमेंट कर रहे थे, देन डिस्ट्रक्शन कर रहे थे, लोगों को हरास कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट होने के लिए जो फोर्स कर रहे थे, जितने सारे टॉर्चर ह्यूमिलेशन वो सब कर रहे थे, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिवाजी को स्ट्रांग बनना और शिवाजी को उसी पैटर्न पे उनको डरा के रखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जो कहते हैं ना टेढ़ी उंगली से घी निकलती है, सीधी उंगली से नहीं निकलती, तो औरंगजेब की तरह एक टेढ़ा इंसान को उसी पैटर्न पे रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से शिवाजी को ये सारी चीज़ें करते हुए हमने देखा, हिस्ट्री प्रूफ बना। तो इसी वजह से शिवाजी एक टाइम पे, एक वक्त पे एक पॉपुलर बेस फाउंडेशन क्रिएट कर गए। तो ये था शिवाजी का कंप्लीट बायोग्राफी, बायोग्राफी बोल सकते हैं, और उनके बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो किस किस को अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।